7 तारीख को हम जाते हैं वहाँ हॉस्टल में 11 बजे समथिंग। तो वहाँ एक लड़की बोलती है कि देखिए भैया यहाँ पोछा वोछा मार दिया गया है। मतलब एविडेंस मिटाने का मैडम शुरू से ही स्टार्ट मतलब काम किया जा रहा था। हमको बोला गया कि गेट तोड़ कर निकाले, नहीं तो गेट टूटा हुआ था। हम वहाँ वही देखने गए थे क्या गेट टूटा हुआ था, गेट टूटा हुआ नहीं था। उनके द्वारा 8 तारीख को हम लोग को दिखाया गया कि इसके साथ फिजिकली कुछ हुआ है। हम लोग को स्केचेस दिखाए कि यहाँ पे स्केचेस हैं, सर पे भी चोट है, CT स्कैन में निकला है ब्लीडिंग। 9-10 तारीख को आना, 10 तारीख को डॉक्टर सतीश आते हैं, ICU में रहते हैं। उनसे हम डायरेक्ट पूछे डॉक्टर साहब मुझे केस समरी चाहिए, जो भी जाँच हुआ है उसका टोटल चाहिए। तो हम नहीं देंगे। हम पूछे क्यों नहीं देंगे आप। मेदांता में जाते ही हमको बोला जाता है कि देखो लड़की का सिचुएशन बहुत ख़राब है। किस तरह मतलब 4 दिन से क्यों अथी पे रखा हुआ वेंटिलेटर पे, किस लड़की होश में 4 घंटा रही है, उसके बाद क्या हुआ लड़की के साथ। पोस्टमार्टम जिस दिन आता है तो हम लोग को 10 तारीख पोस्टमार्टम का रिपोर्ट थाना में जाती है। तो हम लोग 10 बजे हम लोग को बुलाया जाता है। मैडम मांगते रहते हैं कि मैडम दे दीजिए, हमको दे दीजिए मैडम। और वहीं पर जो मनीष रंजन जो धराया है उसको एक चैम्बर में जाकर हीटर से मतलब अपना आग सेक रहे थे। हम उनसे पूछते रह गए कि वो कौन है, लेकिन बताया नहीं कि क्यों धराया है इसी केस में। हम लोग फिर लास्ट में हम किसी के दबाव में रोशनी मैडम आई, 8 बजे हम लोग को दिया गया पोस्टमार्टम। और जाते जाते यहाँ तक बोल गए कि आपको 10 साल बाद पता चलेगा कि क्या किए हैं हम उनसे पूछते रह गए कि 10 साल बाद क्या पता चलेगा मैडम। ये SHO जो हैं रोशनी, उन्होंने आपसे कहा कि 10 साल बाद आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या किया है। हाँ। आप लोग क्या चाहते हैं अभी, आपकी क्या मांग है, आपको क्या लगेगा कैसे उसको इंसाफ मिल पाएगा? SIT पे तो भरोसा नहीं है। हमें न्याय चाहिए मैडम, वो चाहे केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार। हमें अपील है, हम सबसे अनुरोध है, हम जब तक नहीं मिलेगा जब तक लड़ते रहेंगे। हम इसी लिए अब नहीं लड़ रहे हैं, चली गई और हॉस्टल में इस तरह की कोई केस ना आए, इसलिए हम लड़ रहे हैं। इस वक्त उसी नीट एस्पिरेंट के घर पर हम मौजूद हैं जो जहानाबाद से निकली तो डॉक्टर बनने का सपना देख कर थी, लेकिन अब वापस नहीं लौट पाएंगी, जिनके साथ शंभू हॉस्टल में दरिंदगी हुई और अस्पताल से लेकर पुलिस वालों ने सबने मिलकर कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश की। इस वक्त उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मामा हमारे साथ हैं, उनके दादा हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगी कि कैसा पूरा प्रकरण था और वो कौन सा मौका था जब परिवार को लगा कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि इसके पीछे कुछ लोग हैं। आरोपों की शुरुआत कहाँ से हुई, शक कहाँ से बढ़ा, इस पूरी बात को टटोलने की कोशिश करेंगे। उनके मामा इस वक्त हमारे साथ हैं। देखिए, मैं सबसे पहले शुरुआत वहीं से करना चाहूँगी कि 27 दिसंबर को वो यहाँ पर छुट्टी के लिए आती हैं और उसके बाद 5 जनवरी को वो यहाँ से लौटती हैं। तो 5 जनवरी को जब वो यहाँ से गई हैं, उसके बाद की जो पूरा जो उसके बाद का घटनाक्रम रहा है, वहाँ विस्तार से मैं वो आपसे जानना चाहूँगी। यहाँ से 1:30 बजे निकलती है ट्रेन से जहानाबाद कोर्ट से, और 3:20 में वहाँ एंट्री होता है हॉस्टल में। और उसके बाद 9 बजे पिताजी से बात होती है बढ़िया ढंग से। उसी रात 27 जनवरी 5 जनवरी को 5 जनवरी को बात होती है। उसके दोस्त एक श्रुति नाम की एक लड़की थी, उससे भी हम बात किए तो बोले कि हाँ भैया हमसे भी 10:30 तक बात हुई है। और उसके बाद फिर अगला दिन 5 बजे एक्समैन आर्मी में थे रंजन कुमार, उनकी बेटी पहले पढ़ती थी वहीं शंभू गर्ल्स हॉस्टल में। तो उनके द्वारा कॉल आती है गायत्री के पिताजी पे कि देखिए आपकी बेटी वहाँ बेहोश पड़ी हुई है। तो हम लोग आप लोगों को डायरेक्ट फ़ोन नहीं किया गया? नहीं, हम लोग को डायरेक्ट कॉल नहीं आया था, उनके द्वारा कॉल आते बोला गया था कि लड़की बेहोश है। तो पिताजी कॉल किए वार्डन के पास, वार्डन थी नीतू में। तो वो बोले कि हाँ हम लोग डॉक्टर सजानंद के पास हैं, आप जल्दी आइए। तो हम आए और गाड़ी यहाँ से निकले, जहानाबाद पहुँचे, जब तक फिर कॉल आती है कि देखिए लड़की का सिचुएशन बहुत ख़राब होते जा रहा है, यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं सेंट्रल हॉस्पिटल। तो बोले कि डॉक्टर प्रभात मेमोरियल। हाँ, डॉक्टर प्रभात मेमोरियल में हम लोग एडमिट हुए। तो वहाँ हम लोग लमसम 7:30 में पहुँचे, समथिंग वही 7:30-8 बजे हम लोग पहुँचे। लड़की वैसी बेहोश थी, हम लोग को पता भी नहीं था क्या इसके साथ हुआ है क्या। वार्डन बोलती है कि ये दिन भर मतलब कल रात से ही उठी नहीं 5 तारीख से। हम उनसे पूछे भी कि क्यों नहीं उठी, आप फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टाइम गए होंगे ना,
तो लेट उनका बोलना है कि लेट तक पढ़ती है, लेट तक पढ़ती है। मैडम तू डिनर तक तो जाएगी, अरे लंच तक तो जाए, अरे जा बुला सकती हैं, तो लंच टाइम भी आप नहीं बुलाई, क्यों नहीं बुलाई? तो वो चुप हो जाती हैं। हम बोले कि क्या है लड़की का। फिर डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए आशंका है कुछ। हम बोले कि क्या आशंका है? क्या लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है? नहीं, उस समय हमको नहीं बोला गया था कि लड़की के समय साथ, नहीं बोला। उस समय नहीं। वो बोले कि पॉइजनिंग का आशंका है। हम लोग पूछते रह गए कि क्या पॉइजनिंग के, क्या मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? पॉइजनिंग आपके? हाँ, पॉइजनिंग का मतलब नींद की गोलियाँ, नींद की गोलियाँ, गोलियों नींद की गोलियाँ की बात बोली गई हमको। तो हम बोले कि नींद की गोलियाँ कैसे, मतलब ऐसे नहीं हो सकता है, नींद की गोलियाँ क्यों लगेगी यार? 5 तारीख को आई हैं और ऐसा नहीं है कि खुशहाली पूर्वक आई है। और उसके बाद हम 7 तारीख को हम जाते हैं वहाँ हॉस्टल में 11 बजे समथिंग। तो वहाँ एक लड़की बोलती है कि देखिए भैया यहाँ पोछा ओछा मार दिया गया है। हम बोले पोछा ओछा मार दिया गया है? जब आप हॉस्टल पहुंचे तो वहां किसी लड़की ने आपको बताया कि उस लड़की के कमरे में पोछा मार गया? हाँ, पोछा मार दिया गया है वहाँ। मतलब एविडेंस मिटाने का मैडम शुरू से ही स्टार्ट मतलब काम किया जा रहा था। क्यों मतलब हम वार्डन से बात किए कि क्यों मार रही हैं आप, इसको लॉक क्यों नहीं की? और एक चीज़ और, वहाँ पे हमको बोला गया कि गेट तोड़ कर निकाले, नहीं तो गेट टूटा हुआ था। हम वहाँ वही देखने गए थे क्या गेट टूटा हुआ था, गेट टूटा हुआ नहीं था। हमको शक बन गया, उसी टाइम हमको शक बन गया कि इसके साथ क्या हुआ है। लेकिन हम लोग, एक लड़की है, लड़की का इतना जल्दी मतलब ये लेना थोड़ा सा हम लोग दब गए। हम बोले कि ठीक है रुक जाओ, अभी ये लड़की इम्प्रूवमेंट, डॉक्टर से बात की है तो इम्प्रूवमेंट आ रही है, ये बोली है, अतः बोले हैं डॉक्टर साहब, तो ठीक है इम्प्रूवमेंट आ रही है तो होने दो, वो लड़की अपने बयान देगी। 8 तारीख को लड़की होश में आती है 6 बजे शाम को। तो हम जाते हैं, देखते हैं लड़की रोने, हमको देखकर रोने लगती है। तो हमको बाहर कर दिया जाता है कि निकलिए, लड़की बेचैन हो रही है। तो दीदी जाती है, दीदी जाती है तो कुछ बोलती है, मतलब सर हिलाती है कि अब तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तो हाँ, बोले कि हाँ एक ये पाइप समा हुआ था। बोले कि क्या गलत हुआ है मैया? मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप लोग उनसे मिले हैं, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो क्या आपको भी उनकी बॉडी पर कुछ निशान, क्योंकि पोस्टमार्टम 8 तारीख को हम लोग को बताया गया, हम लोग को नहीं दिखाया गया था। वैसे मतलब क्या जब आपने उनको देखा ऐसे सामने से, क्या उनकी बॉडी पे कोई स्क्रैचेस, कोई मार्क्स, कुछ ऐसा था? स्क्रैच वहाँ का एक डॉक्टर हैं कार्डियो का डॉक्टर अभिषेक, उनके द्वारा 8 तारीख को हम लोग को दिखाया गया कि इसके साथ फिजिकली कुछ हुआ है। हमको ये वो फिजिकली, हाँ फिजिकली नहीं, ऐसा असोल्ट नहीं बोला, असोल्ट नहीं बोले थे, लेकिन फिजिकली कुछ हुआ है इसके साथ। इतना हम लोग को स्क्रैचेस दिखाए कि यहाँ पे स्क्रैचेस हैं, सर पे भी चोट है, तो CT स्कैन में निकला है ब्लीडिंग। हम लोग की और एक स्क्रैचेस यहाँ पे भी हैं और स्क्रैचेस यहाँ पे भी हैं। तो यहाँ हम वहाँ का फ़ोटो क्लिक करने लगे, तो फ़ोटो 2 जगह क्लिक करने दिया, एक यहाँ का एक यहाँ का। हम लोग की वार्डन से पूछे कि ये स्क्रैचेस कहाँ से आए हैं, तो वार्डन बोलती हैं कि ये स्क्रैचेस एक लड़की श्रुति काटती है, चुट्टी काटी है उठाने में। हम श्रुति से पूछे उससे क्या ये श्रुति तुम काटी हो, तो श्रुति बोलते कि नहीं भैया झूठ बोल रही है वार्डन। तो हम लोग का आशंका पूरी तरह मथी हो जाता है कि नहीं इसके साथ हुआ है। 9 तारीख को हम 10 बजे ही कॉल करते हैं यहाँ कदम कुआं थाना को कि सर इस लड़की के साथ कुछ हुआ है शंभू गर्ल्स हॉस्टल में। FIR का करना, वहाँ SHO आती हैं, अपना मतलब वेरी फर्स्ट दिन एक्टिव रहती हैं रोशनी कुमारी, लेकिन डॉक्टर का रवैया इस प्रकार चेंज होता है। डॉक्टर अभिषेक जूनियर डॉक्टर सतीश के अंडर, मतलब डॉक्टर सतीश इतना बिहेवियर चेंज कर लिया ना, मतलब बढ़िया तरीके से जो भी जांच का हम जांच समरी मांग रहे थे तो बोले कि नहीं मिलता है, यहाँ ऑथराइज नहीं है। हम लोग क्यों नहीं मिलेगा? पहले अच्छे से व्यवहार हाँ, कर रहे थे आपके साथ। पहले से बढ़िया से, मतलब ये बोले भी कि तुम 2 दिन से बहुत शांत था, क्योंकि हमको लाइए लड़की इम्प्रूवमेंट, हम उनसे लगातार पूछते रहे मैडम कि लड़की इम्प्रूवमेंट है, तो हाँ बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। हम लोग सोचे कि सुधार हो ही रही है तो फिर चेंज क्यों करें। लेकिन हमको एक 2 को डॉक्टर से हम कॉल करवाए उन पे, तो बोले कि देखो तुम ज़्यादा कॉल करवा रहे हो, तुमको हम देख रहे हैं अब। हम बोले कि ठीक है आप जो भी देखते रहिए। लेकिन 9 तारीख को ही आती हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ऑनर नीलम अग्रवाल, शाम को 6-7 बज रहे थे। हम लोग आते, हम मुझसे बोले कि बाबू देखो एक काम करो, FIR रिटर्न कर लो तुम। मेरा हॉस्टल का
रिपोर्टेशन बहुत ख़राब हो जाएगा। आपने एफआईआर उस वक्त तक करवा चुके थे आप, और ये कौन कह रहा है आपसे कि एफआईआर वापस ले लीजिए? नीलम अग्रवाल, वहाँ के, नीलम अग्रवाल। वहाँ शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ऑनर। हम उनसे पूछे कि मैडम क्या एफआईआर तुरंत कर ली थी पुलिस वालों ने, या कुछ झिझक दिखाई एफआईआर करने में? एफआईआर कदम कुआं थाना तुरंत ले ली थी। तुरंत ले ली? हाँ, तुरंत ले ली थी वहाँ पे। और उसके बाद में मैडम से एक सवाल पूछे, मैडम लड़की रिकवरी दे दीजिए हमको, लड़की जब तक जिंदा है, जब तक आपकी सांसें चल रही है, तो बाबू देखो रफा दफा कर लो, तुम जो कहोगे सो। हमको क्या, आप क्या बोलना चाह रही हैं? फिर दीदी से जाकर बात बोलते हैं कि आप जितना पैसा लेना चाह रही हैं उतना ले लीजिए। हमसे बोले हैं कि जितना जो कहो से। हम बोले कि मैडम हमको लड़की चाहिए। एसएचओ को तुरंत कॉल किए हैं वहीं पे कि मैडम देखिए ये सेटलमेंट के लिए आई हैं। वहाँ पे आती हैं, एक उस टाइम भी एक्टिव थी रोशनी कुमारी, ये उनके साथ एक कांस्टेबल रहती हैं, वो 2 थप्पड़ मारती भी हैं। और उनको क्या, नीलम अग्रवाल को 2 थप्पड़ मारे हैं? नीलम अग्रवाल को मारी भी हैं। और वहाँ से थाना ले जाती हैं, अब क्या होता है छोड़ देती हैं। हम उनसे पूछे भी नहीं। 9-10 तारीख को आना, 10 तारीख को डॉक्टर सतीश आते हैं, आईसीयू में रहते हैं। उनसे हम डायरेक्ट पूछे, डॉक्टर साहब मुझे केस समरी चाहिए, जो भी जांच हुआ है उसका टोटल चाहिए। तो हम नहीं देंगे। हम पूछे क्यों नहीं देंगे आप, हमको दूसरा जगह दिखाना है। हम डायरेक्ट उनसे बोले कि दूसरा जगह दिखाना है, तुमको जहाँ जो करना है करो। हम बोले कि क्यों नहीं दीजिएगा। वहाँ पे धक्का मुक्की करने लगते हैं डॉक्टर सतीश, आईसीयू में ही। डॉक्टर के साथ भी धक्का मुक्की हुई है परिवार की? डॉक्टर सतीश, एक मेरी भाभी थी, उनको भी धक्का दे दिए। अब बोले कि तुम्हारा कितना पहुँच है, तुम नीचे चलो, तुम्हारा हेकड़ी दूर कर देंगे। हम डॉक्टर साहब को बोले कि देखिए डॉक्टर साहब आप ज़्यादा बोल रहे हैं। लड़की जब तक कहते लड़की को आप क्यों नहीं अति कर रहे हैं, तो ये केस समरी आप दीजिए, जांच का रिपोर्ट दीजिए आप। तो वो नहीं, मेरा हॉस्पिटल में ये नहीं है, ऑथराइज नहीं है। हम बोले क्यों नहीं है, केस समरी का तो सबका हक है, जो भी है हम अगला डॉक्टर से दिखाएंगे हम। तो नहीं यहाँ ऑथराइज है ही नहीं। वहाँ आ जाता है कदम कुआं थाना। कदम कुआं थाना का एक चेंबर है। चेंबर में बैठकर वहीं पे एक एसआई हैं थाने वाले, उनके सामने वो इस तरह बिहेवियर मतलब चेंज करके बोलते हैं कि तुम्हारा तो हेकड़ी, तुम कितने पहुँच है ना, तुमको देख लेंगे हम। और वहीं पर प्रशासन सुनते रहती है। वहाँ से प्रशासन का भी रवैया चेंज हो जाता है मैडम। वहाँ से किसी तरह हम लोग केस समरी लेकर जाते हैं मेदांता में जाते ही हमको बोला जाता है कि देखो लड़की का सिचुएशन बहुत ख़राब है। किस तरह मतलब 4 दिन से क्यों अथी पे रखा हुआ है, वेंटिलेटर पे। किस लड़की होश में 4 घंटा रही है, उसके बाद क्या हुआ लड़की के साथ। हम बोले कि क्या, हमको पता नहीं है सब। लड़की का बचने का चांसेस हैं 1% है, 99% नहीं है। मेदांता में डायरेक्ट बोल देते हैं। हम लोग कि ठीक है 1% है ना, उसी बेसिस पे हम ले जाते हैं वहाँ। अगले दिन हम लोग को बोल दिया जाता है, 4 बजे भोर में बुलाया जाता है कि देखो तुम अगर एलिजिबल हो तो 1-1.5 लाख का मशीन है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि बच पाएगी। हम लोग और कोई तो प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं, हम लोग को ब्लड 2 जन मतलब ब्लड डोनेट करते हैं। कहे कि ठीक है आप कीजिए। 12:34 में हम लोग को 10 बजे ही बोला जाता है कि लड़की अब नहीं बचेगी। हम एसएचओ को उस टाइम भी कॉल किए कि मैडम देखिए लड़की अब बोल रहे हैं यहाँ कि नहीं बचेगी। तो ठीक है हम आते हैं। हम सब वेट कर रहे थे कि आती हैं कि नहीं आती हैं। 12:34 में हम लोग को खबर मिल जाता है कि लड़की ही डेथ। हम आते हैं नीचे, मैडम को फिर कॉल करते हैं, मैडम लड़की डेथ कर गई है। उससे पहले मैडम एडिशनल एसपी हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हो जाता है कि लड़की की बाढ़ में 90 गोलियाँ पाई जाती हैं। ये पहले ही कह दिया गया था? हाँ, लड़की की है। हम लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए कि क्या ये सब दाग का निशान आया कहाँ से। ये बात आप लोगों को बताई गई थी कि उसके कमरे में गोलियां मिली है? प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या आपको बताया था ये? कॉन्फ्रेंस में मैडम जब वो जो पोछा मारा गया था, उसके बाद शाम को ही हमको एक 3 पीस मतलब दिया गया कि देखिए इसका तो रूम में पड़ा हुआ था। हम बोले कि हम उस समय भी सोचे कि अच्छा ये पोछा मार दिया, उसके बाद कहाँ से मिला। बाड़ेन दी थी हमको जी। हम उनसे सवाल भी पूछे कि पता नहीं ऊपर रह गया था, ऐसे बोली। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर बोल दिया हम लोग उस समय थोड़ा सा ज़्यादा अथी हो गया, अलर्ट हो गए कि नहीं इसके साथ कुछ न कुछ ज़्यादा
कुछ हुआ है इसीलिए सब दबाने की कोशिश दबाने की कोशिश किया जा रहा है। हम लोग पोस्टमार्टम के लिए हम लोग 11 तारीख को नहीं करवाए पोस्टमार्टम। हम SIT हम उस समय से हम लोग अथी हो गए कि नहीं हम लोग को करना है। SIT गठित हुआ, 12 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ। अब 12 तारीख को हम लोग तो जो है सबको अथी करने चले गए थे मैडम। हम लोग को पता भी नहीं था कि ये क्या हुआ है। और लेकिन वहीं अंदर का कोई डॉक्टर जो वहाँ पोस्टमार्टम जो कर रहे थे, अंदर का एक डॉक्टर इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए इसके साथ 200% इसके साथ अथी हुआ है, फिजिकली असोल्ट हुआ है। हम लोग प्रशासन बात सुन नहीं रही थी। वहाँ से रिटर्न होकर हम लोग कारगिल चौक पे अपना धरना दे दिए कि आपको जो करना है, हमको इंसाफ चाहिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपके पास कब आई, आप लोगों के पास कब? 16 तारीख को। 16 तारीख को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपने देखी तो उनमें ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिसको देखकर आप एकदम आश्चर्यचकित रह गए या शौक उसको देखकर आप हो गए? उसमें लड़की का लिखा हुआ था कि उसके साथ 2 घंटा लड़की पूरी तरह एकदम अपना अथी की है, एफर्ट दी है बचने के लिए, बचने की कोशिश की है। लेकिन एक लड़की को किस तरह मतलब एक एडिशनल SP का प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर जारी कर देना पड़ा ही कि इसके साथ फिजिकली नहीं हुआ। और जब वहाँ निकला तो मैं सर से हम वहाँ कारगिल चौक पर भी पूछे, सर जब इसके साथ फिजिकली असॉल्ट नहीं हुआ तो आप पहले ही 90 गोलियाँ आप कहाँ से आती हैं, कौन सा मेडिकल देता है, आप हमको जवाब देंगे? पोस्टमार्टम जिस दिन आता है तो हम लोग को 10 तारीख पोस्टमार्टम का रिपोर्ट थाना में जाती है तो हम लोग 10 बजे हम लोग को बुलाया जाता है मैडम वहाँ थाना में। लेकिन मिलता है हम लोग को, मांगते रहते हैं कि मैडम दे दीजिए, हमको दे दीजिए मैडम। और वहीं पे जो मनीष रंजन जो धराया है जी, उसको एक चैम्बर में जाकर हीटर से मतलब अपना आग सेक रहे थे। हम उनसे पूछते रह गए कि वो कौन है, लेकिन इन्हें बताया नहीं कि वो धराया है इसी केस में। हम लोग फिर लास्ट में किसी के दबाव में रोशनी मैडम आई, 8 बजे हम लोग को दिया गया पोस्टमार्टम। और जाते जाते यहाँ तक बोल गई कि आपको 10 साल बाद पता चलेगा कि क्या किए हैं हम उनसे पूछते रह गए कि 10 साल बाद क्या पता चलेगा मैडम? ये SHO जो हैं रोशनी, उन्होंने आपसे कहा कि 10 साल बाद आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या किया है। हाँ, 10 साल बाद पता चलेगा कि आप लोग क्या किए हैं। हम उनसे ये वो SHO हैं जो इस मामले की शुरुआत से जांच कर रही थी। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं कि उन्होंने इनसे कहा कि आपको अभी समझ नहीं आएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी आप कर रहे हैं वो 10 साल बाद आपको समझ आएगा कि आपने क्या किया। क्योंकि परिवार लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा था कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। तो किस तरह से पुलिस की तरफ से यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है परिवार पर, वो आप देख सकते हैं। इनका खुद का कहना है कि उन्होंने कहा कि 10 साल बाद आपको बताएंगे। प्रशासन कोऑपरेट जब करती तो पहले ही ये नहीं बोल देते कि की है, फिर पोस्टमार्टम से उनसे ही पूछना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम में फिर कैसे निकला। इस तरह SSP सर भी अपना उनके ही जो प्राइवेट संस्था से जो इलाज चल रही थी उसी के आधार बेसिस पे वो भी बोल गया कि 90 गोलियाँ नहीं, उसका 90 गोलियाँ उसके रूम में पाई गई हैं, वो उसके साथ फिजिकली असॉल्ट नहीं हुआ। जब वो बयान अपना चेंज किए, जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो किए कि अब ये कायम रहेगा। और फिर भी SIT तो गठित हो गई, लेकिन SIT के तहत हमको नहीं लग रहा है कि न्याय मिलेगा। जिस तरह हम अभी जो जांच कर रही है पुलिस, क्या आपको लग रहा है कि अब जो SIT के गठन होने के बाद जो जांच है वो पटरी पर लौट पाई है? अब क्या संतुष्ट हैं आप पुलिस की जांच से? कैसे मैडम, जो उन लोग का कहना है कि परिवार में ही हम उनसे कल हमको पूछताछ में बुलाया गया था। हम लोग तो उन लोग को बोलना है कि जहानाबाद में ही कुछ हुआ है। तो मैडम से पूछना चाहते हैं कि जहानाबाद में लड़की सही सलामत 5 तारीख को गई, वहाँ 10 साढ़े 10 तक ठीक वे में थी। तो उसके बाद ऐसे मतलब कैसे जब जहानाबाद में ऐसा होता उसके साथ जो भी मतलब हुआ हो तो क्या जा पाती वहाँ? हम उनसे वो यही सवाल तो पूछ रहे हैं। कल SDPO मैडम से भी पूछे, मैडम आप बोल रही हैं कि इसके साथ हॉस्टल में कुछ हुआ नहीं, तो कहाँ हुआ है? हम उनसे लगातार उनसे पूछते रह रहे हैं। अब गुमराह किया जा रहा है केस को मैडम। जिस तरह इन लोग अधिक कर रहे हैं ना, SIT वाले आ रहे हैं यहाँ सिर्फ पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में कौन कौन है, उससे क्या रिलेटेड वो क्या बताना चाह रही हैं, इससे क्या दर्शाना चाह रही हैं। इनके दादा भी हमारे साथ हैं, आपसे भी हम बात करना चाहेंगे कि अभी जो पुलिस जांच कर रही है, क्या आप उस जांच से संतुष्ट हैं या क्या आप चाहते हैं, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से? अभी तक तो हम लोग पुलिस के जांच से असंतुष्ट हैं।
कोई भी ऐसा पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसा रिकवर बात नहीं किया गया है जिससे हम लोग को संतुष्टि मिले। जब आपसे कहा गया या जैसे बातें निकल कर सामने आई कि हो सकता है कि उस बेटी ने खुद ही अपनी जान ले ली हो, तो ये जब बात आप तक पहुंची तो क्या आप भरोसा कर पाए थे इस बात पर या? मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, मेरी बेटी बहुत सुशील थी, पढ़ने में बहुत तेज थी, वो घर से बहुत हैप्पी मूड में गई थी, बहुत खुश थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। जिस घर में मैडम एक बेटा एक बेटी हो, उस घर का आप जिसका 4 गो मामा हो, उसको क्या दिक्कत होगा? स्ट्रेस फील उसको कि कहाँ हुआ, इतना तो एग्जाम है। और ये भी मैडम से हम पूछे कि क्या कॉल डिटेल में कुछ निकला है, तो नहीं, कॉल डिटेल में नहीं। तो फिर स्ट्रेस आया कहाँ से? उनसे ये डायरेक्ट केस को मतलब ये कहाँ मूव कहाँ करना चाह रही हैं आप? ना तो डॉक्टर को धर रहे हैं, ना तो यहाँ कहते हो जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो ऑनर है शंभू अग्रवाल, शंभू अग्रवाल का बेटा अंशु अग्रवाल और एक श्रवण अग्रवाल, उनसे कोई तहकीकात नहीं किया जा रहा है, जो कि भागे हुए हैं। उनके बेटों का आना जाना था हॉस्टल में? किसी ने आपसे ये बात कही कि वो हॉस्टल में आया करते थे? मैडम जो मतलब अगल बगल बोले हैं, वहाँ रात में लग्जरी गाड़ियाँ लगती थी। क्यों लगती थी? ऊपर हम लोग को तो पता भी नहीं था मैडम कि वहाँ मकान मालिक रहता है। हम लोग तो सोचते थे कि जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है वो नहीं, उसका ऑनर रहता है। फर्स्ट टाइम गई थी ये, तो उस समय खाली लड़कियां रहती थी। सेकंड पीरियड में वहाँ मकान का ऑनर रहने लगा था। हम लोग को नहीं पता था मैडम। और वो भी एक न्यूज़ में हम देखे कि बचने का प्रयास, जो मनीष रंजन है, बचने का प्रयास बहुत किए, बोले कि हम देहरादून में हैं। वहाँ लड़की श्रुति बोलती है कि नहीं भैया, वहाँ 5 तारीख को वहाँ अवेलेबल था। और एक बेटा भी साथ में रहता है। ये ओनर कोई और है उस बिल्डिंग के, और चलाता जो हॉस्टल है वो कोई और चलाते हैं, ऐसा है। और इसमें एक गार्ड हम लोग को हमेशा मतलब डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एक मनीष रंजन का जो गार्ड है, हम लोग का पूरा बात मतलब सुनते रहा है हम। और वो गार्ड बोल रहा है कि हम आ जाएं, 13 तारीख को बोल रहा है कि हम आ जाए हैं। और जो कि गार्ड मेरे ही साथ मतलब हम मेरे ही बात को मतलब हम आख्यान करके देखे मैडम। यहाँ जब हम यहाँ जा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ रह रहा है गार्ड, जब वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ गार्ड पहुँच रहा है। और हम लोग तो पता, हम लोग समझे थे कि जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है उसका कोई गार्ड है, वो दिया हुआ है। हम लोग को पता नहीं था मैडम कि इस तरह का मतलब हुआ है इसके साथ। हम लोग को पता चला कब, जब दिखाया गया स्क्रैचेस वगैरह, तब उसी के बेसिस पे हम लोग केस किए थे। और इस तरह हम लोग ये भी नहीं सोचे थे कि उसका ठीक है हुआ होगा कोई लड़की के साथ। कभी कभी हो जाता है कि एक आध लड़की मतलब गर्ल्स हॉस्टल है तो लड़की के साथ हुई होगी। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब तो हम PMCH में जब रिपोर्ट दिया गया तो हम लोग तो पूरी तरह उस लड़की, आज तक लड़की का मतलब कैरेक्टर यहाँ जहानाबाद रही है, यहाँ रही है, उसके बारे में आज तक कभी लड़की मुंह चेहरा उठाई नहीं ऊपर। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि एक महीना 1.5 महीना फ़ोन रिचार्ज नहीं करती थी, इतना सिंसियर थी। पढ़ाई को लेकर बहुत पहले से ही एक्टिव रही हैं? स्टार्टिंग से ही मैडम। हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी वो ये तो पिछला बार उसको नंबर्स कुछ कम आए तो बोले कि नहीं हमको MBBS करना है। इस बार मतलब सेटिस्फाइड थी कि मतलब इस बार हम निकालेंगे। ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो कोचिंग कहाँ जाती थी, किस संस्थान से कोचिंग ले रही थी वो? फिजिक्स वाला में जाती थी मैडम। फिजिक्स वाला में जाती थी। फिजिक्स वाला से उनकी लगातार कोचिंग चल रही थी। तो क्या कोचिंग से कोई संपर्क आपसे किया गया हो? नहीं, कोचिंग से कोई संपर्क नहीं किया गया मुझे, लेकिन फिजिक्स वाला से वो पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि कई जगहों पर चर्चा है कि वो गोल इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रही थी। तो क्या कभी उन्होंने गोल ज्वाइन किया या गोल से वो पढ़ रही थी? नहीं, गोल नहीं जाती थी। फिजिक्स वाला में एडमिशन करवाए थे हम लोग, वहीं जाती थी वो। इस लड़की के साथ इतना दरिंदगी करने वाले जो भी प्रशासन इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, किसके दबाव में क्यों बचा रहे हैं? आप लोग क्या चाहते हैं अभी? आपकी क्या मांग है? आपको क्या लगेगा कैसे उसको इंसाफ मिल पाएगा? SIT पे तो भरोसा नहीं है। हम केंद्र सरकार से तो चाहेंगे CID को ही सौंपना। हमको न्याय चाहिए मैडम। अपराधी जो भी हों सामने आना चाहिए। नहीं आएगा तो समझिए कि हम फिर धरना पे बैठेंगे ही। उन लोग एक धरना पे तो 50 लोग केस करते हैं। बताइए, एक आरोपी को ढूंढ रहे हैं हम लोग और निर्दोष को ही 50 लोग केस कर दिया जाता है। यहाँ मैडम जो प्रशासन जिस तरह खेल रही है ना, हमको तो नहीं लगता है कि इंसाफ मिलेगी।
क्या आपको सरकार पर भरोसा है कि नीतीश कुमार की सरकार जो लगातार दावे करती है कि महिलाओं के लिए वो सुरक्षित बना रहे हैं बिहार को, क्या इस मामले में भी सरकार एक्शन लेगी और उसके बाद कुछ बदलाव होगा? नहीं मैडम, हम लोग को तो नहीं लग रहा है, पुलिस प्रशासन के रवैया से तो नहीं लग रहा है कि हम लोग को यहाँ न्याय मिलेगा। क्या आपको पहले लगता था कि पटना सेफ है? जब आपने उन्हें भेजा था पढ़ने के लिए तो आपको लगा था कि पटना सेफ जगह है? कभी पहले कोई ऐसी शिकायत आई हो? नहीं, ऐसा शिकायत तो नहीं आया था हम लोग के बीच में, और उस शंभू हॉस्टल के बारे में भी शिकायत नहीं था। पहले बहुत सारी लड़कियां रहती थी। नहीं मैडम, जब शंभू गर्ल्स हॉस्टल को अब पूरी तरह खुला पोल कि वहाँ लड़कियों का मतलब सेक्स रैकेट चलता है, हम लोग को पता नहीं था कि मैडम वहाँ ऐसे इस तरह का मतलब अथी चलता है। हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन अभी बातें आई हैं। हाँ, ये जो आसपास के लोग हैं वहाँ ये बोलते थे कि वहाँ सेक्स रैकेट चलता है शंभू गर्ल्स हॉस्टल से। पर अगर ऐसा कुछ होता तो आपकी बेटी जो थी वो भी तो आपको बताती कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। तो हो सकता है ये सिर्फ अफवाहें हो। इसका तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन इस तरह अफवाह नहीं फैलती जिस तरह मतलब वहाँ पे अगल बगल के लोग बोल रहे हैं। लड़की एक है, वो पढ़ने के लिए गई थी बेचारी। ये ऐसा है कि एक दोस्त से भी बात करने के लिए जल्दी नहीं निकलती थी, ऐसा था उसका नेचर वाइज। कभी उसके कैरेक्टर पे कोई सवाल उठाता है तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि जाकर आप जहानाबाद में पूछ लीजिए, जाकर घर पे पूछ लीजिए। और स्ट्रेसेस कब आती हैं? जब किसी को कोई लोडिंग दिया जाता है तो उस कैरेक्टर पर उनके सवाल उठाने की तो बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो सिर्फ वही लोग करते हैं जिनकी मानसिकता बहुत ही संकीर्ण होती है। और मुझे नहीं लगता कि अगर किसी भी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो उसके कैरेक्टर पर सवाल करने चाहिए, बल्कि प्रशासन को सवाल करने चाहिए उन लोगों से जो जिम्मेदार थे। इतनी सारी लड़कियों को जो वहाँ पर रख रहे थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी और उन्हीं से सवाल भी होने चाहिए। एक बार मैं अंत में आप लोगों से जानना चाहूँगी कि सरकार और प्रशासन से क्या आपकी मांग है? हमें न्याय चाहिए मैडम, वो चाहे केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार। हमें अपील है, हम सबसे अनुरोध है, हम जब तक नहीं मिलेगा जब तक लड़ते रहेंगे। हम इससे लिए अब नहीं लड़ रहे हैं, चली गई और हॉस्टल में इस तरह की कोई केस ना आए, इसलिए हम लड़ रहे हैं। जिस तरह दबाया जा रहा है हमको तो नहीं लगता है कि न्याय मिल पाएगी, लेकिन हाँ अनुरोध सरकार से यही करेंगे कि हमको न्याय चाहिए। जैसे पहले पुलिस ने और डॉक्टर्स ने कोताही बरती है इस मामले में, अगर अब भी वैसा ही रवैया रहता है तो क्या आप करेंगे? कुछ सोचा है? हम तो धरना पे उसी तरह जिस तरह हम बैठे थे, जिस तरह हम वहाँ बैठे हैं उसी तरह फिर बैठेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम उस तरह मतलब धरना करते रहेंगे। हम पे जितना केसेस डालना है डालते रहें। उम्मीद है कि इस बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और जिस तरह से इस पूरे मामले पर सोता रहा प्रशासन और सोती रही सरकार, अब सरकार भी जागेगी, प्रशासन भी जागेगा और जल्द से जल्द इस परिवार को और उस बेटी को इंसाफ मिलेगा जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस घर से निकली थी, लेकिन अब कभी वापस नहीं आ पाएगी। उम्मीद है कि जल्द इन्हें इंसाफ मिलेगा। इस इंटरव्यू में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।